जय हिंद डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं कंसर्निंग आइडियल गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑन वन। कह रहा है कि ये जितने भी ऑप्शन हैं इन ऑप्शंस में से कोई एक सही है, लेकिन कह रहा है कि जो गैस है हमारे पास उस गैस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर टी है। जो टेम्परेचर है वो गिवन है कि वो टेम्परेचर क्या है, टी है। वो टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, वो फिक्स है वो टेम्परेचर। तब ये कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन एट द कांस्टेंट प्रेशर इज द सेम फॉर ऑल आइडियल गैस। तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बेटे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए ऑप्शन अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है जी, तो ये हम चाहे तो फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। इसके लिए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और हम पूरा का पूरा काम इसमें प्रेशर कांस्टेंट पर करने वाले हैं। तो पी और अगर वॉल्यूम का चेंज करें तो एन आर, तो टेम्परेचर का भी चेंज हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे आप v अपान डेल वी पा जाएंगे, और एन आर टी अपान और एन आर टी अपान एन आर और डेल्टा टी पा जाएंगे। एन आर से एन आर कैंसिल, v डेल्टा v अपान डेल्टा टी। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेल टी अपान डेल वी अपान डेल टी और इंटू वी, और ये 1/t हो जाएगा। और ये वाला टर्म जो होता है इसी को हम वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। यही क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गामा क्या आ गया है, किसी गिवन टेम्परेचर के लिए सेम होगा। अगर किसी कोई भी गैस ले लेते हैं, कोई भी गैस ले ले हम, और आइडियल गैस अगर वो है, तो अगर मैंने उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो चाहे जो भी गैस हो, अब चाहे जो भी गैस हो उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन एट द कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा है अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया आपने, प्रेशर आपने देख लिया है ना, मैंने इसका यहां पर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, और प्रेशर अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो कह रहा है कि इट इज सेम फॉर ऑल आइडियल गैसेस। तो यस, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट देन द वॉल्यूम एक्सपेंशन इज सेम फॉर ऑल आइडियल गैस। सारे गैसेस के लिए क्या है, सेम है। क्योंकि भैया आपने प्रेशर कांस्टेंट करके देखा कि गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और टेम्परेचर ही आपने, टेम्परेचर तो आपने क्वेश्चन में फिक्स कर दिया है। गिवन टेम्परेचर तो आपने क्वेश्चन में फिक्स कर दिया है कि गिवन टेम्परेचर पर किसी गैस का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा। तो गिवन टेम्परेचर पर हर एक गैस का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो सेम होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है अभी तो वो करेक्ट हो गया। लेकिन चेक कर लेते हैं कि इन सब ऑप्शन में क्या और कुछ मिल सकता है। तो कह रहा था एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी चेक करो। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटे, वो होता है 3/2 kT। कितना होता है, 3/2 kT होता है। अब कह रहा है कि पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 3 kT। अच्छा, ये कह रहा है कि किसी गैस का जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल, और वो भी ऑक्सीजन का नाम ले रहा है, कह रहा है क्या 3 kT होता है, और टी विंग द बोल्ट्जमैन, और कह रहा है कि टी विंग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नहीं भैया, ये नहीं होता है। जो 3 kT है वो नहीं होता है, वो इतना होता है 3/2 kT, ठीक है। और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और के बी जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी चेक कर लेते हैं। कह रहा है द मेन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विथ इंक्रीजेस द प्रेशर। तो अब यहां पर हम लोग जानते हैं मेन फ्री पाथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपान क्या होता है फार्मूला, 2√2 पाई और एन और डी स्क्वायर। यहां पर लैम्डा स्टैंड फॉर द मेन फ्री पाथ, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है ये, और d इज द डायमीटर ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। तो गैसियस मॉलिक्यूल का ये डायमीटर है। अब आप देखें यहां पर ध्यान से, तो इस n को मैं कुछ लिख सकता हूं,
ये n क्या बनने वाला है ये देखते हैं। या आप ऐसे देखिए, पहले इसका एक पी वी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा n और r और t हो जाएगा। बेटे पी वी इक्वल टू स्मॉल n और यहाँ कैपिटल R, और यहाँ पर देखें हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल R और इंटू टी, और ये यहाँ से हमारा कुछ काम बनेगा क्या, स्मॉल n की वैल्यू हटानी है, हमें रिमूव करनी है। स्मॉल n इज इक्वल टू पी भी आना चाहिए, अच्छा यहाँ से आ जाएगा। देखो p इज इक्वल टू स्मॉल n बाई वी और इंटू आर टी। यहाँ पर ये n जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है, तो इसकी वैल्यू यही रख लेंगे, तो लगभग यही आ जाएगा। n बाई वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर टी बाई पी आ जाएगा बेटे, ये आर टी बाई पी आ जाएगा। और ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम है तो हम इतना भी जानते हैं कि जो स्मॉल n है बेटा, स्मॉल n है ये, और इसमें हम स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें और वॉल्यूम से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। और आपको इतना पता होना चाहिए कि n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और v इज द वॉल्यूम, और रो इज इक्वल टू यहाँ से बेटे क्या हो जाएगा, n बाई v और इंटू स्मॉल m, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, तो ये n बाई जो v है बेटे, इसको एज इट इज रहने दीजिए n बाई v, और इधर ले आइए रो बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और इस v की वैल्यू आपने क्या माना है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है तो 1 मानेंगे, तो n इज इक्वल टू रो बाई m हो जाएगा। और ये n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो लैम्डा बार इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 और पाई, और स्मॉल n की यहाँ पर क्या रखेंगे, रो, और m ऊपर आ जाएगा तो स्मॉल m हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, d स्क्वायर आ जाएगा। और अब यहाँ की बात हम देखें तो यहाँ वाले में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो स्मॉल n बाई वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर सकता हूं, यहीं से देखते हैं। देखो पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये फॉर 1 मोल की बात कर रहे हैं, फॉर 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो यहां से पी वी इज इक्वल टू आर और टी, यहाँ कैपिटल N से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा R बाई ये कैपिटल N, ये वाला इस वाले R के साथ ये, तो यहाँ पर देखो कैपिटल R बाई ये कैपिटल N हो जाएगा, और ये जो कैपिटल N है इसको एज इट इज रहने दीजिए, और इसके अपान में ये V लिख लीजिए और इंटू टी हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये N बाई वी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यही स्मॉल n बनता है, यही क्या बनता है, स्मॉल n बनता है, और r बाई n यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बनता है जो kv है, और ये हो गया t हो गया। और यहीं से हम क्या करें, स्मॉल n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये p अपान क्या हो जाएगा, kVt हो जाएगा। अब इसको जब हम पुट करेंगे इसमें तो लैम्डा बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल n की यहाँ पर बेटे तो कितना हो जाएगा 1 अपान और अंडर रूट 2 और पाई, स्मॉल n की यहाँ पर क्या हो जाएगा p अपान के बी और t और इंटू डी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सही से लिखेंगे तो के वी टी अपान अंडर रूट 2 और पाई और पी डी स्क्वायर। अब आपको देखो ये एक फार्मूला मिल गया, और दूसरा फार्मूला जो है वो आपको ये मिल गया है, और एक फार्मूला और मिला हुआ है जो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये 3 फार्मूले मिले हैं। यहाँ से बेटे कंक्लूजन देखो क्या निकल कर आ रहा है कि अगर आप लैम्डा बार देख रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ रहा है, और यही क्या आ रहा है, उस मॉलिक्यूल के डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा बार आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, डेंसिटी क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द मॉलिक्यूल क्या आ रहा है, 1 मॉलिक्यूल के, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर लैम्डा यहां पर आप देख रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां से देखें
Kb के आ रहा है, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मतलब इसका ये कांस्टेंट ही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख सकते हैं, या 1 प्रेशर लिख सकते हैं, या 1/d² लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा बेटे यहां पर कि अगर प्रेशर, यहां पर देखो ऑप्शन को, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, अगर आप इस चीज को, इस टर्म को इंक्रीज करते हो, आप लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हो, यानी मीन फ्री पाथ को इंक्रीज कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल इंक्रीज विच इंक्रीजेज इन द प्रेशर, तो क्या प्रेशर इंक्रीज होगा? नहीं भैया, यार यहां देखो लैम्डा को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, ये चीज इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो ये है मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज विच इंक्रीज द प्रेशर, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया आपका। लेकिन अब आगे देखते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ गैसियस मिक्सचर, कह रहा है कि किसी गैस के मिक्सचर में द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है K = 1/3/2 kBT, और K का मतलब काइनेटिक एनर्जी से लेंगे हम। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंट, कह रहा है द गैसियस मिक्सचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है कंपोनेंट के ऊपर, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट, तो इज डिफरेंट, तो क्या कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है? किसी कंपोनेंट के ऊपर। देखिए द गैसियस मिक्सचर द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट, क्या इसके ऊपर डिफरेंट, क्या डिफरेंट उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? नहीं, वो केवल और केवल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, केवल और केवल। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो हमारा ये ऑप्शन है केवल ए ही इसमें सही होगा।